अस्सलामु अलैकुम बच्चों। तो आज जो है हम अपने बायो के लेक्चर की तरफ बढ़ें, ठीक है। एंड बायो का ये पहला लेक्चर है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। एमकेट के बेसिकली मेरी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम बेसिकली इन सेशंस के अंदर सॉल्व करें और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये थोड़ी सी नंबरिंग आगे पीछे हो गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करो। देखो स्टीरॉइड्स जो है ना, बेसिकली बहुत सारे मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। बेसिकली जो यहाँ पे बात समझने की है वो ये समझने की है कि स्टीरॉइड का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको समझ आना चाहिए। बाकी बहुत सारी चीज़ों में डिफ़र करेंगे, ठीक है। तो अगर ये देखो, ये एक स्केलेटल फार्मूला है, ठीक है बच्चों, तुम लोग ने पढ़ा भी होगा। तो ये चीज़ें ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर तुम गौर करो, ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटिंग कार्बन, ठीक है। अगर हम गौर करें तो बेसिकली ये 6 कार्बन वाला एक बेसिकली वो हो गया, एक और 6 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड, एक और 6 का कार्बन वाला साइक्लिक वो, ठीक है। और ये 5 कार्बन वाला, ठीक है। तो बेसिकली तीन 6 कार्बन रिंग वो है एंड एक 5 कार्बन रिंग है, ठीक है। ये भी देख लो, ठीक है, ईस्ट्राडायोल, ठीक है। इसके अंदर भी देख लेते हैं भाई, 3 6 कार्बन रिंग वो है, ठीक है। ये देखो, गिन के देख लो, और एक 5 कार्बन है, ठीक है। इवन यहाँ पे भी देखो, टेस्टोस्टेरोन के अंदर, एल्डोस्टेरोन के अंदर भी देखोगे, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा पिक्चर गायब है यहाँ पे, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि यही सवाल वो पूछ रहा है कि स्टीरॉइड्स के अंदर कंसिस्ट ऑफ डैश कितनी अमाउंट में 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स होती हैं, और वो बता रहा है पहले से कि 5 कार्बन वाली रिंग जो है वो एक ही होती है। तो हमने देख लिया कि दो स्टीरॉइड्स, 3 स्टीरॉइड्स की एग्जांपल देख ली, तो हमें नजर आया कि देयर आर 3 6 कार्बन रिंग, सही है। सो बेसिकली 3 होती है। तो बेसिकली स्टीरॉइड कंसिस्ट ऑफ 3 6 कार्बन रिंग एंड 1 5 कार्बन रिंग। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं, द सेल वॉल ऑफ द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैज़ अ यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल कॉल्ड, सही है। तो बेटा ये यहाँ पे याद रखना, ठीक है। बच्चों का अक्सर कॉन्सेप्ट ख़राब होता है। जो सेल्यूलोज है ना, वो सेल वॉल बनाती है, बट वो प्लांट सेल के अंदर होता है, सही है। सो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल बनी है वो सेल्यूलोज से बनी है, ठीक है। जो चिटिन है वो बेसिकली फंजाई के अंदर जो बेसिकली सेल वॉल होती है वो चिटिन से बनी होती है, ठीक है। और बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन के से बनी हुई होती है सेल वॉल, ठीक है। तो इसने अब सवाल क्या पूछा है, द सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव अ यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन, सही है। विच टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर कंटेन्स अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अच्छा बेटा, अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को समझना, ये मुझे पता है डायग्राम थोड़ी सी ब्लर हो रही होगी, बट इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पे देखो, हमें एक बात पता है कि अमाइनो एसिड, ठीक है। थोड़ा सा हम पहले डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। हमें पता है अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटीन्स, ठीक है। तो अब देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशन जो अमाइनो एसिड्स के हम बना सकते हैं, और मल्टीपल सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है। सो उससे बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिफर कर जाएगा। सो देखो यहाँ पे ग्रीन कलर से, फिर पिंक बोल लो, ब्लू, फिर पिंक, येलो, ग्रीन, पिंक, ब्लू, सही है। तो ये डिफरेंट कलर से डिफरेंट अमाइनो एसिड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दिखा रहा है कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट दिखा रहा है आपको, सही है। सो बेसिकली दिस वन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सही है। बेसिकली क्या बताता है कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्या है। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या बताता है बेटा, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड किसके बाद जुड़ा हुआ है और किस तरह जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली कौन सा पहले है कौन सा बाद में। सो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बेसिकली क्या बताता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ ए लिख रहा हूं, अमाइनो एसिड।
अच्छा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज अ 2D स्ट्रक्चर, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये देखो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये 2D स्ट्रक्चर है, सही है। तो बेसिकली दिस 2D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो डिस्क्राइब करता है वो क्या कौन डिस्क्राइब करता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब फर्दर बॉन्ड्स की वजह से फर्दर कॉइलिंग हो और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली क्या? टर्शियरी स्ट्रक्चर। सो फर्दर फोल्डिंग की वजह से 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन जाए तो उसको आप क्या कहते हो बेटा? टर्शियरी कहते हो। क्या कहते हो? टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ऐसे ही टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये देखो, ये एक टर्शियरी हो गया, ये दूसरा टर्शियरी हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये आपस में मिल जाएं, ठीक है। सो बेसिकली इसको आप कहते हो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, सही है। सो मल्टीपल टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कंबाइन, सही है। सो मैं बस मल्टीपल टर्शियरी कंबाइन लिख रहा हूं, ठीक है। सो बेसिकली अगर सवाल देखें तो वो आपसे क्या बोल रहा है, बताओ विच टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर कंटेन्स द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर? तो बेटा टर्शियरी, सही है, टर्शियरी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको याद हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल में याद दिलाता हूँ तुम लोगों को, वो ये कि बेटा अगर ये देखो तो इस पे ध्यान दो, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये ब्लू वाली बीटा है, सही है, और ये अल्फ़ा है, ठीक है। तो याद है 2 अल्फ़ा 2 बीटा बेसिकली वो होते थे हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेंज होती थी हीमोग्लोबिन्स के अंदर, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर, हीमोग्लोबिन्स बोल दिया, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर, सही है। सो बेसिकली हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का इसी तरह का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और फिर जब तुम एक बीटा या एक अल्फ़ा उसको देखोगे, सो बेसिकली वो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, सही है, ऑफ प्रोटीन, सही है। सो बेसिकली हीमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो एक एग्जाम्पल है ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, सही है। तो हीमोग्लोबिन का भी ऐसा ही दिखता है, ठीक है। और ये देखो ना, ये छोटा, ये ऑरेंज देख रहे हो, ये बेसिकली ये क्या है? ये आयरन यहाँ लगा हुआ होता है, इसको इस तरह समझ लो, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली ये समझ आना चाहिए। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन इज इंडिकेटेड बाय एन एसोसिएशन ऑफ, देखो क्या कह रहा है, एसोसिएट हो जाए 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स हीमोग्लोबिन में। जब बेसिकली मैंने क्या बोला, अल्फा बीटा अलग अलग अगर देखो तो वो क्या है, उनका टर्शियरी बेसिक लेवल ऑफ प्रोटीन, बेसिक स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन क्या है उनका? टर्शियरी है। लेकिन जब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन आपस में मिल जाएं और एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लें, उसको आप क्या कहते हो? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। सो बेसिकली वो यही पूछना चाह रहा है कि भाई जब 2 अल्फा एंड 2 बीटा यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आपस में इंटरेक्ट कर जाएं तो बेसिक स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन क्या होगा? तो आप बोलोगे क्वाटर्नरी, सही है। क्या बोलोगे? क्वाटर्नरी। बेसिकली वो इस लेवल की बात कर रहा है, सही है। अल्फा बीटा आप चेन्स आपस में इंटरेक्ट कर गई हैं, एसोसिएट हो गई हैं, सही है, तो उस लेवल की बात कर रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड, सही है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बेटा एक सिंपल सी, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं लेकिन फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ठीक है, हम ये कहते थे कि ये फॉस्फोलिपिड हेड होता है, ठीक है, ये सॉरी फॉस्फेट पार्ट ये सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये लिपिड पार्ट इससे। बायलेयर का मतलब ये है कि 2 लेयर होती हैं, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं भाई, बार बार नहीं बनाएंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं भाई। ओ भाई स्लो है भाई ये तो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। फिर बीच में कोलेस्ट्रॉल भी आता है, ठीक है। फिर बीच में आपके पास क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स भी आ रहे होते हैं, इंटीग्रल और बहुत सारे, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे समझाने की है वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इनसाइड वाला पार्ट, ठीक है, दिस वन, ये बेसिकली क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ग्लोब्यूलर होता है, फिलामेंटस होता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो सवाल का जवाब देना है हमें ये याद रखना है बेटा, लिपिड्स जो हैं, ठीक है, आपको पता है ये जो है ना फॉस्फेट पार्ट है, ठीक है। सो दोनों तरफ जो आउटर साइड पे है वो फॉस्फेट पार्ट है, और फॉस्फेट पार्ट वाटर लविंग होता है, सही है। क्या होता है? वाटर
लविंग। वाटर लविंग को आप हाइड्रोफिलिक कहते हो, सही है। वाटर लविंग इज बेसिकली हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो एल फॉर लविंग, एल फॉर एल मतलब फिलिक में एल आ रहा है, ठीक है। तो वाटर लविंग, तो उसने हमसे तो ये अंदर वाले पार्ट की बात की है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो बीच वाला पार्ट है ये लिपिड्स से होता है। लिपिड्स आर बेसिकली वाटर हेटिंग, एच फॉर हेटिंग, एंड बेसिकली इधर देखो फोबिक में एच आ रहा है, सो वाटर हेटिंग, सही है। सो बेसिकली वो यही पूछा था, इनसाइड वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है या हाइड्रोफिलिक होता है। तो बेटा इनसाइड वाला पार्ट लिपिड से बना हुआ होता है, सो बेसिकली वाटर हेटिंग होता है, मीन्स हाइड्रोफोबिक होता है, सही है, वाटर हेटिंग, ठीक है। सो बेसिकली ए इज द राइट आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वाटर एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो बेटा एक सिंपल सी बात समझा देता हूँ। देखो वाटर बेसिकली अपने अंदर तेल को डिसॉल्व नहीं होने देता, क्यों? क्योंकि जो तेल है वो बेसिकली नॉन पोलर है, ठीक है। सो बेसिकली वाटर क्यों एक्ट्स एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट करता है? बिकॉज वो खुद पोलर मॉलिक्यूल है और बहुत सारे जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो पोलर है, सही है। तो बेसिकली इसको ये समझ लो कि पोलर के अंदर पोलर डिसॉल्व होता है। पोलर क्या होते हैं? पोल्स बन जाना, सही है, ठीक है, पोल्स बन जाना। अब जैसे वाटर के अंदर है, ये देखो पोल्स बने हुए हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सही है। बेसिकली ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है। तो उसमें वो बेसिकली ये जो शेयर्ड पेयर है ना, अपनी तरफ खींच रहा होता है ज़्यादा दोनों तरफ से, सो उसमें पार्शली नेगेटिव आता है। और हाइड्रोजन से ये शेयर्ड पेयर दूर जा रहा होता है तो उसमें पार्शली पॉजिटिव। तो देखो पोल्स बन गए। सो ड्यू टू हाई पोलैरिटी होता ये है कि देखो अब कोई ऐसा ही पोल्स वाला या चार्ज वाला वो आएगा ना, आयन आएगा, मॉलिक्यूल आएगा, तो वो इसमें समा जाएगा, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो वाटर से इंटरेक्ट कर जाएगा इजीली, सही है। सो बेसिकली वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह इसलिए बिहेव करता है, हर चीज़ उसमें बेसिकली डिसॉल्व इसलिए इजीली कर जाती है, ठीक है, सॉल्यूट्स इसलिए डिसॉल्व कर जाते हैं बिकॉज वाटर की खुद हाई पोलैरिटी है, ठीक है, उसमें बेसिकली और आप इसको इस तरह समझ लो कि पोलर उसका सॉल्वेंट के अंदर पोलर मॉलिक्यूल ही इजीली डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। तेल क्यों नहीं होता? क्योंकि तेल नॉन पोलर है, सही है। सो इसलिए तेल पानी के अंदर मिक्स ही नहीं होता, समझ आई बात। सो बेसिकली ड्यू टू हाई पोलैरिटी, ड्यू टू हाई पोलैरिटी। अच्छा, अब अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7 से ना 2 बातें आपने सीखनी है, ठीक है। यहाँ पे सवाल से एक चीज़ याद रखनी है कि भाई जाइमीज जो है बेसिकली एक, इसको आप क्या कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, ग्रुप है। 14 डिफरेंट एंजाइम्स के ग्रुप को आप जाइमीज कह रहे हो, सही है। सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम, सही है। अच्छा, और दूसरा जाइमीज जो है फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च में काम आ रहा है। तो फर्मेंटेशन होगी तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा? इथेनॉल प्लस CO2 के अंदर, ठीक है। और बेसिकली अब तीसरी चीज़ जो इसमें याद रखनी है, ठीक है। तो पहली चीज़ अब आप मेरे साथ याद करो, जाइमेस एक ऐसा एंजाइम है जो 14 एंजाइम से मिलकर बना है, जिसको आप कॉम्प्लेक्स एंजाइम भी कह सकते हो। और ये फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च करवा रहा है। जब स्टार्च फर्मेंट होगा तो वो इथेनॉल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। और अब लास्ट पॉइंट जो जाइमेस एंजाइम के बारे में याद रखना है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो बेटा ये यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, सही है। सो बेसिकली ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। कुछ मेमोरी का भी काम है बेटा, मेमोरी का काम कुछ है, ठीक है। आपने कुछ ना कुछ चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, सही है। तो बेटा टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर बढ़ाओ एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। फिर एक वक्त आता है कि मैक्सिमम हो जाती है, जिसको आप ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हो, जिस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते एक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप जब और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वही बात जो अभी मैंने स्ट्रक्चर, एंजाइम प्रोटीन है ना, तो स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन नहीं बढ़ाए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाले, ठीक है। सो बेसिकली प्राइमरी तो नहीं, लेकिन आप समझ लो बाकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं आहिस्ते 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 करके। और होता क्या है कि एंजाइम का जो शेप है, क्योंकि ये देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है ना, तो वो तो छोड़ दो, लेकिन जो बाकी स्ट्रक्चर हैं वो 2D एंड 3D स्ट्रक्चर
बना रहे हैं, सही है। सो बेसिकली वो स्ट्रक्चर अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इतना हाई टेम्परेचर ले गए कि जो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स थी, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गई, सही है। सो हुआ क्या कि वो स्ट्रक्चर, वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से प्रोटीन ने अपना शेप चेंज कर लिया, ठीक है। और प्रोटीन का जब शेप चेंज हो गया, जो कि यहाँ एंजाइम है, एंजाइम का शेप चेंज हो गया, तो उसका एक्टिव साइट्स का भी शेप चेंज हो गया और अब वहाँ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा। सो टेम्परेचर देखो, बेसिकली आफ्टर ऑप्टिमम टेम्परेचर देखो कुछ इस तरह होता है ग्राफ, ठीक है। मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ, एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बना रहा हूँ। देखो अजीब सा बनाया है, मुझे पता है। देखो एंजाइम एक्टिविटी जहाँ मैक्सिमम है ना, ठीक है, ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये एक्टिविटी है, ठीक है, तो ये ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम के बाद अब देखो बेसिकली एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। रीज़न ये क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर चला गया है, अब एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है ना चेंज हो रहा है और एंजाइम कंप्लीटली डीनेचर हो रहा है, सही है। तो टेम्परेचर बेटा एंजाइम एक्टिविटी पे अफेक्ट करता है, ठीक है। पीएच भी करता है, क्यों? क्योंकि पीएच बेसिकली चार्ज, ठीक है, जो अमाइनो एसिड या प्रोटीन के अंदर सर्टेन एटम लगे हुए हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, या पोलैरिटी है, उसको चेंज करता है। तो बेटा वही बात है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और बहुत सारे फोर्सेस अट्रैक्शन को वो क्या करेगा, चेंज करेगा। तो बेसिकली इन पीएच भी एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, जो प्रोटीएजेस हैं वो आपके स्टमक में एसिडिक पीएच में बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अमाइलेज की बात करें तो अल्कलाइन पीएच में बहुत अच्छा काम करता है। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन एक हद तक, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओगे तो जितने एंजाइम फारिग बैठे हैं एक वक्त में, तो वो भी ऑक्यूपाई हो जाएंगे, उनकी भी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो उतनी जल्दी जो है बेसिकली प्रोडक्ट बनता रहेगा, एंजाइम एक्टिविटी इनहेंस होगी, सही है। लेकिन एक हद तक, अब समझो 4 एंजाइम थे और तुमने 2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पहले दे रहे थे, ठीक है, तो बेसिकली 4 में से सिर्फ 2 ही काम में इन्वॉल्व होंगे, 2 एंजाइम। ये देखो, ये 4 एंजाइम है, ठीक है, और ये सिर्फ 2 सबस्ट्रेट तुम डाल रहे हो, तो बेटा 2 ही अभी एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। तुमने बोला अब मैं 3 डालूंगा, तो अब 3 इन्वॉल्व होंगे, तो एंजाइम एक्टिविटी तुम्हें बढ़ती हुई दिखेगी। अब तुमने बोला मैं 4 डालूंगा, अब 4 सबस्ट्रेट डालने के बाद एंजाइम एक्टिविटी और बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन अब 5वां डालोगे, 5 एक साथ डालोगे, तो बेटा अब एंजाइम ही 4 हैं, तो अब 5वें वाले को इंतजार करना पड़ेगा कि पहले कोई फारिग हो, फिर 5वां वाला सबस्ट्रेट अटैच होगा। सो बेसिकली क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम एक्टिविटी अफेक्ट करती है, बट एक सर्टेन अमाउंट तक, सही है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अफेक्ट करना एंजाइम एक्टिविटी पे मतलब उसके असरात खत्म हो जाते हैं, बट इट अफेक्ट्स, सही है। थोड़ी थोड़ी बातें डिटेल में जा रहा हूँ, रेडिएशन भी अफेक्ट करती है। सो सिंपल सी बात ये, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, सही है। सो बेसिकली देखो, याद रखना, तभी कहते हैं जो चीज़ लेसर इन कंसंट्रेशन हो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। देखो एंजाइम यहाँ पे लेसर हो गए ना, क्योंकि अब जो है, देखो इधर कॉमन सेंस, जब एंजाइम 4 थे और सबस्ट्रेट 2 थे, तो सबस्ट्रेट लिमिटिंग थे, ठीक है। तो हो क्या रहा था, जब तुम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते, एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था। एंजाइम एक्टिविटी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही थी, या बेसिकली आप इससे समझ लो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। अब क्या हुआ, अब क्योंकि सबस्ट्रेट एक्सेस हो गए, एंजाइम लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, तो अब सबस्ट्रेट के बढ़ाने से आपको एंजाइम एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप एंजाइम बढ़ाओगे तो अब आपको दिखेगा, क्यों? तो हमेशा याद रखना, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जिसके कम या ज़्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे असर हो रहा हो, और वो हमेशा लेसर इन अमाउंट होता है, सही है। बात आई समझ? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एन एंजाइम इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। बेटा सिंपल सी बात है, ये तो बच्चों को हम बार बार करवाते हैं, इसमें कोई नहीं मतलब सारे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाई एक्टिवेशन एनर्जी को वो डिक्रीज करता है। एक नया समझो, ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, माउंटेन है, यहाँ पे सबस्ट्रेट ए है, यहाँ पे प्रोडक्ट बी है। अब सबस्ट्रेट ए से बी तक जाने के लिए, प्रोडक्ट तक जाने के लिए, ठीक है, यूं जाना पड़ रहा है, ठीक है। एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम यहाँ पे ना ड्रिल करेगा, एक नया रास्ता निकाल देगा। अब ए से बी जाने का एक आसान रास्ता मिल गया, ठीक है।
सो बेसिकली वो आसान रास्ता वो कैसे करता है, बेसिकली उस आसान रास्ते की बात क्या होती है कि वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, सही है। कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हो। तो ये बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर देता है, सो बेसिकली रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, सही है। सो मैंने एक अच्छी मिसाल दे के भी समझा दिया बेटा, ठीक है। सो बेसिकली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है यार। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा कुछ एंजाइम्स की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो समझने की बात है कि ये जो होलो एंजाइम लिखा हुआ है, ये जो एपो एंजाइम लिखा हुआ है, बेसिकली क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं दो एंजाइम्स तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। एपो एंजाइम वो एंजाइम है क्या बोलते हैं, जिसके अंदर जो है, एक मिनट पहले मैं लिख लूँ। देखो पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। सम एंजाइम्स, ठीक है, पहले सवाल बता देता हूँ। मैंने कहा सवाल पढ़ ले, फिर सम एंजाइम्स रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल। एंजाइम खुद क्या है बेटा, एंजाइम खुद क्या है, खुद एंजाइम जो है प्रोटीन है, ठीक है। बट जो क्या बोलते हैं उसके साथ, ठीक है, अगर कुछ एंजाइम जो हैं उनको एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए होता है ताकि वो एंजाइम वर्क कर सकें, जिसको आप बेसिकली कोफैक्टर कहते हो, ठीक है। सो बेसिकली अगर किसी एंजाइम के पास ये मॉलिक्यूल जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है उससे वो डिवॉइड हो, ठीक है, उससे वो क्या हो, डिवॉइड हो, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो बेटा होलो एंजाइम उसको कहते हैं जिसके अंदर बेसिकली आपके पास जो है कोफैक्टर भी हो, यानी जिसको आप नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल कह रहे हो, ठीक है। सो समझना मेरी बात, ठीक है। देखो ये एंजाइम है, दिस इज एंजाइम, ठीक है। और थोड़ा सा ना डायग्राम अच्छी बनाते, रुको, ताकि मज़ा भी आए ना समझने में। ये यूं करके बना दिया, ठीक है। और ये जो है ना ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। अब याद रखना ये एंजाइम है, ठीक है। और अब समझो ये नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम से मिल गया, ठीक है। अभी सबस्ट्रेट नहीं मिलाया है मैंने, नॉन प्रोटीन पार्ट मिलाया, ठीक है, ठीक है। ये मिला दिया मैंने, इसको कलर कर देते हैं ताकि ये दिख रहा हो। अब याद रखना एंजाइम विच इज डिवॉइड ऑफ दिस नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी एंजाइम बिना इस नॉन प्रोटीन पार्ट के क्या कहलाता है, तो उसको आप कहते हो एपो एंजाइम, ठीक है। और एंजाइम, ठीक है, विद दिस नॉन प्रोटीन पार्ट, इस पूरे को क्या कहते हो, होलो एंजाइम, ठीक है। समझ आई बात, ठीक है। और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को आप कोफैक्टर कहते हो या को एंजाइम भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो होलो, एपो, को एंजाइम, ठीक है, तीन बातें समझ आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, को एंजाइम को भी छोड़ो, अभी इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये कि एपो और होलो में क्या फर्क है, तो वही सिंपल सा फर्क भाई, एपो उस नॉन प्रोटीन पार्ट से हट के हम कहते हैं, यानी खाली एंजाइम मौजूद हो, प्रोटीन पार्ट मौजूद हो, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल या नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं हो मौजूद, उसको एपो एंजाइम कहते हैं। जब नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद हो और वो एंजाइम भी मौजूद हो तो उस पूरे कंबाइन एंजाइम को आप क्या कहते हो, होलो एंजाइम, ठीक है। तो वो यही कह रहा है, सम एंजाइम्स रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल टू बिहेव कैटालिटिकली, ठीक है। एन एंजाइम डिवॉइड ऑफ दिस मॉलिक्यूल, जब एंजाइम उस नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल से डिवॉइड है, उसके पास नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, तो बेटा उसको एपो एंजाइम कहते हैं, सही है, सही है। बी इज द आंसर। समझ आ गई होगी आई होप, ठीक है। और बेसिकली इस नॉन प्रोटीन पार्ट को आप कोफैक्टर या कोएंजाइम बोल दो। अच्छा, the inhibitor which closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the enzyme activity binding to the active site of the enzyme is called, देखो अब क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात, ठीक है। होता क्या है, ये देखो ये एंजाइम है, बड़ा प्यारा सा एंजाइम बना लेते हैं, और ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक इनहिबिटर होता है जो कि सबस्ट्रेट जैसा होगा,
ठीक है, तकरीबन सबस्ट्रेट जैसा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, वो कंपटीशन करेगा, क्या करेगा, कंपटीशन करेगा। भाई सबस्ट्रेट अगर आके यूं जुड़ गया देखो वुप करके, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये कहानी नहीं होगी। पता है वो क्या करेगा, क्योंकि ये देखो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से, ठीक है, तो ये आके अटैच होगा और इन्हें बेसिकली क्या करेगा, सबस्ट्रेट को नहीं जोड़ने देगा, तो एंजाइम एक्टिविटी को उसने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। अच्छा, अब इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये कंपटीशन करेगा, यानी ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। अगर सबस्ट्रेट की, सुनना कौन सी बात, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सबस्ट्रेट आके चिपकेगा, जीतेगा, ठीक है। सो याद रखना, इफ इनहिबिटर की कंसंट्रेशन, ठीक है, इफ कंसंट्रेशन हाई सो इनहिबिशन हो जाएगी, सही है। कंसंट्रेशन अगर हाई होगी तो भाई क्या होगा, ये जीतेगा, यूं आके लगेगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट जो है, ओ क्या हो गया, एक मिनट बच्चा, जो सबस्ट्रेट जो है, ठीक है, अगर उसकी कंसंट्रेशन हाई होगी तो वो जीत जाएगा और एंजाइम एक्टिविटी वापसी आ जाएगी। तो कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। भाई कौन ज्यादा है, अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो आगे चिपक जाएगा, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एक्टिव साइट से आके बाइंड हो जाएगा, सही है। सो बेसिकली बात ये है कि कंपिटिटिवली इनहिबिशन हो रही है यहाँ पे, इसलिए हम बेसिकली इस तरह के इनहिबिटर को हम क्या कहते हैं, कंपिटिटिव इनहिबिटर। और बेसिकली एक दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये जो है एक्टिव साइट से ही बाइंड होंगे कंपिटिटिव इनहिबिटर, कहीं और जगह पे बाइंड नहीं होंगे। और दूसरा क्लोजली जो है ना सबस्ट्रेट शेप के इक्वल होंगे, यानी ये देखो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का शेप तकरीबन रिजेंबल कर रहा है, एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है, ठीक है। और याद रखना कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होंगे, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सबस्ट्रेट जीत जाएगा, अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इनहिबिटर जीत जाएगा, एक्टिव साइट पे बाइंड कर लेगा और इनहिबिशन करवाएगा। सो दिस टाइप ऑफ इनहिबिटर इज नोन एज कंपिटिटिव इनहिबिटर। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, लाइसोसोम्स फंक्शन इन, बेटा बहुत आसान, लाइसोसोम्स ऐसे जोड़े जोड़े वैक्यूल्स होते हैं बेटा, इनके अंदर ना बेटा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, ठीक है, तोड़ देते हैं, प्रोटीन ब्रेक डाउन कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें ब्रेक डाउन कर देंगे भाई। तो बेटा ये है बड़े खतरनाक, अगर ये खुल गए, इनके अंदर का एंजाइम खुल जाएगा और ये भाई बैक्टीरिया वगैरह उनको भी तबाह कर सकते हैं। और अगर ये सेल के अंदर खुल गए भाई, इनके एंजाइम बाहर निकल गए, तो बेटा सेल भी खा जाएंगे ये पूरा, सही, सब डाइजेशन कर देंगे। सो बेसिकली लाइसोसोम्स के अंदर जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं एंड लाइसोसोम्स फंक्शन इन इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। बेटा प्रोटीन सिंथेसिस तो काम राइबोसोम्स का है, ठीक है, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिनैक्यूलम को बोल दो, ठीक है। लिपिड सिंथेसिस जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिनैक्यूलम का है। प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन जो है गोल्जाई बॉडीज करती हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये समझना है कि लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। अच्छा बच्चों, तुम लोग को एक और बात बतानी है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे तुम्हारे एमडी कैट के, एनटीएस एग्जाम, एनपीएमसी एग्जाम के मैंने निकाले हुए, ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड, बेटा कॉमन सेंस की बात, ठीक है, लाइसोसोम्स को क्या कहोगे, पावर हाउस ऑफ सेल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अच्छा, कॉन्ड्रियो साइट्स वगैरह सुना होगा कार्टिलेज वगैरह में, ठीक है। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये है कि इनको सुसाइड सेक्स कहते हैं, ठीक है, सुसाइड सेक्स, सही है। तो सुसाइड सेक्स क्या होता है बेटा, सिंपली इसको बात समझो कि भाई सेक्स इसको कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ये खुल जाएं, अभी ऊपर बात बताया था, लाइसोसोम्स अगर खुल जाएं, ठीक है, तो बेटा क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, सेल खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है बेटा। तो बेटा अगर लाइसोसोम्स के अंदर का एंजाइम बाहर आ गया सेल के अंदर, तो बेटा सब चीज़ डाइजेस्ट हो जाएगी, सेल भी नहीं बचेगा। सो इनको ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, लाइसोसोम्स आर सुसाइड सेक्स। अच्छा, अब विच इज द इनकरेक्टली पेयर्ड वन, बेटा तो बात सिंपल सी है, यहाँ पे ये है कि यहाँ मेमोरी का काम है। अच्छा, यहाँ पे मैं खुद बता देता हूँ, ABCD, ठीक है, सारे करेक्ट हैं, E इज़ द रॉन्ग आंसर। तो इसमें सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, इन्होंने बताया था, सही है।
तो अब यहाँ पे सर हमारा क्या काम बेटा, यहाँ पे तुम्हें 5 चीज़ें याद रखनी है। रॉबर्ट हुक, सेल वॉल, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस, वॉटसन एंड क्रिक, डीएनए मॉडल, ऑप्शन बी भी याद रखना है, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन, बेसिकली मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ये याद रखना है आपने, ठीक है, कौन सा साइंटिस्ट किस चीज़ से एसोसिएटेड था बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली यह आपने याद रखना है बेटा, अभी के अभी इसको याद रखो, क्योंकि बेटा एमसीक्यूज वही रहते हैं बट ऑप्शंस वो थोड़े बहुत चेंज कर लेते हैं। कल को ऑप्शन बी का उन्होंने पेयरिंग गलत कर दी हो तो बेटा आपको पता हो, सही है, आपको यहाँ मेमोरी का ज़्यादा काम है। मुझे पता है बहुत अजीब सी बात लगती है, क्यों याद करूँ मैं, लेकिन करना है बेटा, थोड़ा टाइम के लिए कर लो लेकिन कर लो। आ जाओ उधर। Which of the following is not a difference that would allow one to distinguish between a prokaryotic and eukaryotic cell? बेटा यूकैरियोटिक सेल बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के सेल हैं, जैसे ह्यूमन हो गए, ठीक है, एनिमल, ठीक है, हम एनिमल में ही आते हैं बेटा, प्लांट सेल, ठीक है। सो बेसिकली इन सब बेसिकली ऑर्गेनिज्म के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया हो गया भाई, एल्गाए हो गया, ठीक है, इनके सेल, ठीक है, वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स के सेल। अब बेटा अब मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपने एक स्टूडेंट को ना इतनी दफ़ा ये बात बताई थी, फिर भी वो एग्जाम में गलती करके आया। बेटा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में 2 बेसिक डिफरेंस हमेशा याद रखना। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नो ट्रू न्यूक्लियाई, सही है। सो बेसिकली ट्रू न्यूक्लियस, सही है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, ट्रू इसके लिए लिखा है ऊपर वाले पॉइंट के लिए। सो बेटा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को डिफर करता है। दूसरा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिनेक्यूलम हो गया, ठीक है, गोल्जी एपरेटस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगी। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मिलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली कह रहा है बेसिकली कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस कौन नहीं बताता, नॉट सही है, तो 1 और 3 तो बताते हैं भाई प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज नॉट टेलिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। सो बेसिकली ऑप्शन 2 सही है, ये नहीं बताता, सही है। सो यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।